तो कैसे हैं दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे अमित सर इंग्लिश गुरु। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड +2 के लिए 100 नंबर का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ आया हूँ। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स की, अच्छे अंक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, इसको याद कर लेंगे। मैं बता दूं कि मैंने वैसे ही प्रश्नों का उत्तरों का, वैसे ही प्रश्न उत्तर का मैंने जिक्र किया है, उल्लेख किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में लिखेंगे, याद कर लेंगे और फिर जो है मतलब अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है जिक्र करते हैं, एक एक क्वेश्चन का उल्लेख करते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो काफ़ी इजी है, इसमें हम क्या टिक आउट करें, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। तो 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिमरिया एक गांव है बेगूसराय ज़िले में, और बेगूसराय ज़िला बिहार राज्य में पड़ता है। तो बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया गांव में, कहाँ हुआ था, सिमरिया गांव में। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चौथा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम मनरूप देवी एवं रवि सिंह था। तो मनरूप देवी उनकी माता थी और रवि सिंह उनके पिता थे। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। तो उनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। क्या था, श्यामवती देवी। याद करने की चीज़ें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वैसे ही क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार विश्वविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर ज़िले में बिहार विश्वविद्यालय स्थित है। उसी बिहार विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या थे, हिंदी के प्रोफेसर थे। याद कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। तो उप कुलपति के भूमिका में वह भागलपुर विश्वविद्यालय में थे। कौन से विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दे, ताकि सभी बच्चों को जो है अच्छी से तैयारी करने का मौका मिले। धन्यवाद। फिर मैं आगे चलता हूँ। 8वां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष की उम्र में पहली कविता पुस्तक का प्रकाशन किया था। मैं उल्लेख कर दूँ, कविता पुस्तक का मतलब होता है वैसी पुस्तक जिसमें कविताओं का संग्रह हो। कैसी पुस्तक, जिसमें कविताओं का संग्रह हो, उसे कविता पुस्तक बोलते हैं। तो 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया, जिसका शीर्षक क्या था, प्रणभंग। याद रखिएगा, प्रणभंग शीर्षक था। और जो है 21 वर्ष की अवस्था में, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लीजिएगा। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र एवं रश्मिरथी के लेखक कौन है। तो रेणुका और हुंकार, कुरुक्षेत्र एवं रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, कृतियाँ हैं कह सकते हैं आप। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बुक एंड ऑथर में ये पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कुरुक्षेत्र किसने लिखा, तो आप क्या आंसर देंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी की ओर संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है। मैं बता दूं कि मिट्टी की ओर और फिर उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, ये किताबों के नाम हैं। और इसके भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में इससे बाहर का पूछेगा ही नहीं। अगर अर्धनारीश्वर चैप्टर से पूछना होगा ऑब्जेक्टिव,
तो इसमें से ही पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको याद कर लें। 11 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, उर्वशी उनकी एक कृति थी जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये और भी इम्पोर्टेंट है। किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है? जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी गई है। इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? तो छायावादोत्तर। छायावादोत्तर क्या है कि छायावाद के बाद की जो युग था उसको छायावादोत्तर युग कहते हैं। जी, छायावादोत्तर क्या है? छायावाद के बाद का युग छायावादोत्तर युग कहलाता है। तो दिनकर जी जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे, प्रमुख कवि थे। बच्चे बोलेंगे कि सर ये छायावादोत्तर क्या होता है, छायावाद क्या होता है? तो आप जैसे इंग्लिश में रोमांटिक एज होता है ना, रोमांटिक एज, ठीक उसी प्रकार हिंदी में रोमांटिक एज को हम छायावाद युग बोलते हैं। कैसा युग बोलते हैं? छायावाद युग बोलते हैं, आप याद रखिएगा। हाँ, छायावाद युग बोलते हैं। आइए 14 नंबर, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये जो अर्धनारीश्वर है वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जी हाँ, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नर तो स्वयं वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने क्या बना दिया? तो नारी को उसने लता बना दिया। ये किताब के अंदर का ऑब्जेक्टिव है। मतलब नर जो है स्वयं को वृक्ष बना लिया और उसने नारी को लता बना दिया। मतलब उसी में जो है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि आज जो है स्त्री अपने पति को ठीक वैसे ही दृष्टि से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखती है। तो यहाँ पे परतंत्रता की बात है, गुलामी की बात है। नारी जो है लता के समान जो है कोमल है और वह अपने समझिए कि जीवन में सभी आयामों की पूर्ति हेतु पुरुष पे, नर पे निर्भर करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लेंगे। लता, लता नारी को किसकी संज्ञा दी गई है? लता की संज्ञा दी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली क्या है? तो नर को कुदाल चलाने वाला क्या माना गया है? किसान, बलशाली किसान माना गया है ये। और स्त्री को जो है मतलब उनके अनाजों को अछोरने पछोरना, ये अछोरना पछोरना क्या होता है? मतलब उसको सुखाना धोना, उसके लिए माना गया है। तो यहाँ पे नर को जो है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान माना गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? तो नारी की पराधीनता जो है कब से शुरू हुई? तो जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई मित्रों? तो जब कृषि का आविष्कार हुआ तो लोग क्या करने लग गए? खेत में काम करने लग गए और नारी का जो काम हो गया था वह क्या था? उनकी देख रेख करनी थी। किनकी देख रेख? पुरुषों की देख रेख करनी थी। उनको समय पे खाना पहुंचाना, फिर जो है उनके अनाजों को संभाल के रखना, इससे ज़्यादा विशेष कोई काम नारी का नहीं रह गया था। तो नारी की पराधीनता मतलब गुलामी जो है कब शुरू हुई? जब कृषि का आविष्कार हुआ तब शुरू हुई। चलिए, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? मतलब सभ्यता के निर्माण की जो पहली कड़ी थी वह कृषि का विकास था। क्या था? कृषि का विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों का आप सही से अध्ययन करेंगे और कॉपी में लिख लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है, आप ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रत्येक पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? वाह! तो जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, ठीक उसी दृष्टि से प्रत्येक पत्नी अपने पति को देखती है। मतलब ये पराधीनता वाली बात हो गई, ये गुलामी वाली बात हो गई। आप याद करके रख लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पूरे पाठ का निचोड़ डाल दिया है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही ज़रूरी है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है? तो वह अपूर्ण है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है?
अपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? जी, मतलब विधा आप नहीं समझेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखिए, जो भी कविता या कहानियाँ होती है, तो कविता होती है, फिर कहानी होती है। अब कहानी जो होता है प्रोज होता है। प्रोज में क्या है कि प्रोज के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे निबंध होते हैं, फिर उसमें जो है आप समझिए कि उपन्यास होते हैं, फिर जो है ड्रामा होता है, नाटक होता है। नाटक के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे एकांकी होता है कि नहीं, उसमें जो है दुखांत नाटक होता है, सुखांत नाटक होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है विधा है, और उसी विधा में से ये जो अर्धनारीश्वर है वह क्या है? एक निबंध है। ये कोई कहानी नहीं है मित्रों, ये क्या है? निबंध है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1952 में। जी हाँ, 1952 में अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित हुआ था। इसकी पब्लिकेशन जो है वह 1952 है, आप याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जी हाँ, दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस कृति पे? तो संस्कृति के 4 अध्याय, याद कर लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर। छात्र सहोदर एक किताब थी जो 1925 में, कब? 1925 में प्रकाशित हुई थी। तो 1925 में छात्र सहोदर मतलब जो है एक पत्रिका थी, और 1925 में जो है दिनकर जी की पहली पत्रिका जो है प्रकाशित हुई छात्र सहोदर पत्रिका में, आप याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसमें किसके गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी के गुण का समन्वय है, पुरुष और नारी के गुणों का उल्लेख है, आप कह सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही ज़रूरी बात है। दिनकर जो है अर्धनारीश्वर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, और एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। जी हाँ, मतलब एक के गुण जो है दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा कि जब पुरुष नारी का गुण धारण करता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। लेकिन जब नारी जो है नर का गुण अर्थात पुरुष का गुण धारण करता है तो वह राक्षसी कहलाती है। तो ये अंतर पैदा हो गया, ये भेद पैदा हो गया। तो दिनकर जी बताते हैं कि नहीं, प्रेमचंद्र जी गलत है यहाँ पे। क्यों गलत है? क्योंकि भाई नर नारी पूर्ण रूप से समान है, और उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। कितनी गलत बात है कि जब पुरुष नारी का गुण धारण करेगा तो वह देवता हो जाएगा, और वही जब स्त्री पुरुष का गुण धारण करेगा तो वह राक्षसी हो जाएगी। ये कैसे चलेगा? ये गलत है। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन है, गांधारी कौन थी? तो गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र जानते हैं आप, महाभारत में कौरव जो सेना थी उसके जो उसमें जो धृतराष्ट्र थे, मतलब उनकी पत्नी कौन थी? गांधारी थी। गांधारी उनकी पत्नी थी, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? कब अपना समस्त मूल्य मतलब अपनी महत्व भूल गई? परतंत्र होने पर। जब नारी परतंत्र हो गई, परतंत्र का मतलब जब वह गुलाम हो गई, जब वह अपने मतलब अपने जीवन को जो है दूसरे पे निर्भर समझने लग गई, तब से जो है नारी अपने समस्त मूल्य को भूल गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अभी तक जितने भी प्रश्न उत्तर का मैंने उल्लेख किया सारे महत्वपूर्ण हैं, सबका फेयर कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत मज़ा आने वाला है। 29 क्वेश्चन है, पुरुष की मान्यता है कि नारी डैश है। तो नारी को पुरुषों ने माना कि नारी आनंद की खान है। नारी क्या है? आनंद की खान है। तो बच्चे बोलेंगे ये कैसे पुरुष मानते थे कि नारी आनंद की खान है? तो मैं बता दूं, इसी पाठ में आपको पढ़ना है,
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग के जितने भी लोग हुआ करते थे, प्रवृत्ति मार्ग वाले जो लोग हुआ करते थे, वह स्त्रियों के प्रति जो है उनका एक झुकाव होता था, और वह जो है स्त्रियों को जो है आनंद की खान मानते थे, और इस वजह से जो है मतलब वह स्त्रियों का मान सम्मान भी करते थे, और जो है उसको अपने जीवन में प्रश्रय देते थे, अर्थात महत्व देते थे। और निवृत्ति मार्ग के जो लोग होते थे, उनके लिए स्त्री जो है मतलब एक बाधा हुआ करती थी, एक जो है अड़चन हुआ करती थी, और वह जो है मतलब संन्यास जीवन जीते थे, तपस्या वाला जीवन जीते थे। और वह क्या करते थे कि स्त्रियों को जो है मतलब अपने तपस्या और संन्यास के मार्ग में बाधा मानते थे, इस वजह से उसका त्याग कर देते थे। अर्थात गृहस्थ जीवन का त्याग करके वे लोग जो है गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में चले जाते थे। तो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग भी समझ में आ गया। और जो है प्रवृत्ति मार्ग वाले जो पुरुष होते थे, वैसी उनकी मान्यता थी कि नाड़ी आनंद की क्या है? खान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाड़ी आनंद की खान है। चलिए, नाड़ियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था? तब बुद्ध और महावीर ने। आपको पता है बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन धर्म के संस्थापक। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी मतलब भक्तिनी होने का भी अधिकार दे दिया था। अब चलिए 31 क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये दिगंबर संप्रदाय जानते हैं, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते थे वह वैसा मानते थे। 32 क्वेश्चन देख लीजिए। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार नाड़ी जीवन में क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब जब जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने नाड़ियों को भी भिक्षुणी अर्थात भक्तनी होने का अधिकार दे दिया, तो बाद में जाकर जो है ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया, और जो है उसमें से एक जो है भाग जो है दिगंबर संप्रदाय कहलाया। और दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि नाड़ी जो है मतलब नाड़ी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो है मतलब उन्होंने ऐसा माना कि नाड़ी जो है मतलब भक्ति नहीं कर सकती है, नाड़ी जो है भिक्षुणी की भूमिका नहीं निभा सकती है, और इसके पीछे कारण है कि वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। तो ऐसा उनका मानना था कि जब ये पुरुष योनि में आएंगी अगले जन्म में, और तब जाके ये भक्ति कर पाएंगी, और फिर इन्हें मोक्ष का प्राप्ति होगा। तो ऐसा मानना था दिगंबर संप्रदाय के लोगों का कि नाड़ी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन में आते हैं, धर्म साधक, महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो नाड़ी से भय खाते थे। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो धर्म की साधना करना चाहते थे, जो महात्मा होते थे, जो साधु जो है लोग होते थे, वह क्या करते थे? निवृत्ति मार्ग के जो है मानसिकता के होते थे, और वह साधना हेतु मतलब जो है क्या करते थे? जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं की तरफ रुख कर देते थे, और वह जो है स्त्रियों की त्याग कर देते थे। क्या कर देते थे? त्याग कर देते थे। किस वजह से? चूँकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो नाड़ी है वह साधना में, तपस्या में बाधा बनती है, और समस्याएं उत्पन्न होती है। ईश्वर से मिलाप में, ईश्वर से मिलन में ये बहुत बड़ी बाधा है। तो वह नाड़ी से ही भय खाते थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, किसने नाड़ी को अहेरिन और नर को अहेर माना है? किसने नाड़ी को अहेरिन और नर को क्या माना है? अहेर माना है। तो बर्नार्ड शॉ, ये बहुत बड़े जो है मतलब ड्रामाटिस्ट थे इंग्लिश लिटरेचर के। तो बर्नार्ड शॉ जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका पूरा नाम था, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीबी शॉ बोलते थे। तो जीबी शॉ जो है मानते थे कि नाड़ी जो है वो अहेरिन है, और नर जो है अहेर है। नर क्या है? अहेर है। तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए, किसने कहा कि पुरुष जब नाड़ी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? तो ऐसा जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा कि जब पुरुष नाड़ी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, और वही जब
नारी जो है पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है, ऐसा प्रेमचंद्र जी का मानना था। खैर उनकी विद्वता थी, कुछ पहलू रहा होगा जिस पे वह ऐसा मानते थे, लेकिन इसके सख्त खिलाफ है कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई किसकी माला है? तो जूही की माला है। ये किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही अध्ययन के बाद इसको निकाला गया है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई किसकी माला है? तो जूही की माला है। जूही एक फूल है, उसकी माला है। मतलब आनंद की खान माना गया स्त्री को, नारी को, इसलिए जो है उसको जो है जूही की माला समझा गया। हाँ, किसकी कंधों पे, किसकी बाह पर? तो पुरुष की बाह पर। आइए 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नर के वक्ष स्थल पर मंदार की हार है, मंदार का हार है? तो नाड़ी। मंदार एक फूल है, मतलब जिसका हार, जिसका माला बहुत ही सुंदर बनता है। तो नाड़ी को जो है नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार माना गया है, तो ये नाड़ी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है, नर नाड़ी को किसकी वस्तु मानता है? नर नाड़ी को किसकी वस्तु मानता है? तो अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर नाड़ी को अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। क्रीड़ा का वस्तु का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा मानते हैं नर कि स्त्री जो है मतलब वह खेलने की चीज़ है। स्त्री जो है मतलब उसका उपभोग करने की चीज़ है, जो कि ये सर्वथा गलत है। क्या है? गलत है। स्त्रियों की भी भावनाएं होती है, उनका भी कद्र होना चाहिए, उनकी भी जो है सोच जो है मतलब होती है स्वच्छंद होकर जो है रहने की, तो उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा नर मानते हैं कि नाड़ी जो होती है वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु है। क्रीड़ा का मतलब खेल कूद आनंद की वस्तु है। चलिए, भोग की वस्तु है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि संधि की व्रता किसके बीच होती तो महाभारत नहीं मचता? तो इस चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे अंदर जाके तो आपको पता चलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि यदि कृष्ण और जो है युधिष्ठिर के बीच में अगर संधि की व्रता न होकर, व्रता मतलब बातचीत न होकर, अगर कुंती और गंधारी के बीच में अगर बातचीत होती तो महाभारत नहीं होता। महाभारत नहीं होता। मतलब कुंती और गंधारी यहाँ पे स्त्री है, और स्त्री के जो गुण होते हैं वह क्षमा होता है, दया होता है, वेदना होती है, करुणा होती है। तो जिसके हृदय में क्षमा हो, वेदना हो, करुणा हो, दया हो, वहाँ महाभारत कैसे होता? तो बड़ा सुंदर यहाँ पे सोच है रामधारी सिंह दिनकर जी का। वो बता रहे थे कि संधि की व्रता मतलब शांति की बातचीत अगर जो है कुंती और गंधारी के बीच में होती तो महाभारत नहीं मचता। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गांधी जी ने जीवन के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, मतलब नारीत्व के गुणों को धारण किया था, और जो है मतलब तब जाके जो है वह मतलब अहिंसा के पुजारी बने, और जो है सत्य की जो है सत्य पे अड़े रहे। तो अभी तक ये 40 क्वेश्चन थे। अब मैंने सभी पूरे चैप्टर का निचोड़ डाला है इसमें 40 क्वेश्चन में। तो आप सब लोग इसको फेयर कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियोज को शेयर कर दें। सभी बच्चों को पढ़ने का हक है, सब पढ़े, सब बढ़े, यही मेरी मानसिकता है, मेरी सोच है। तो धन्यवाद मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले जो है मेरा वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।